10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मैंने एक सेक्शन आप लोगों को बताया था, दैट वाज योर सेक्शन 1037। नहीं बताया है ना? नहीं बताया है, बिल्कुल भी नहीं बताया। बेसिकली ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करने पर। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमारा कैपिटल गेन माफ़ होता है। ये तो मालूम है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं होती। ध्यान दें इधर, अगर हम किसी एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो डिफाइंड है एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में, तो उसको ट्रांसफ़र पर हमें कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट। पक्की बात है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वॉट अबाउट दोज एग्रीकल्चरल लैंड विच आर सिचुएटेड इन ए स्पेसिफाइड एरिया? ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एंड अर्बन, नॉट अ कैपिटल एसेट। ये तो पक्की बात है ना? क्लियर है? कैपिटल एसेट, हेंस नो कैपिटल गेन, क्योंकि जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो नो कैपिटल गेन। इसको हम दो पार्ट में लेंगे। कितने पार्ट में लेंगे? दो पार्ट में। अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको मैंने कैपिटल एसेट माना है और 2 साल से एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है वो जमीन, किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। ट्रांसफर के जस्ट पहले के 2 साल के अंदर या तो सेल्फ यूज हो या फिर पेरेंट में से कोई यूज कर रहा हो, या तो सेल्फ यूज हो रही हो वो जमीन या पेरेंट्स में से कोई यूज कर रहा हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों, क्योंकि 2 साल के अंदर यूज हो रही हो। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी शामिल है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, या शॉर्ट टर्म भी शामिल है। इसको लिखने का मतलब ही हुआ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। और ये जमीन कंपल्सरी एक्वायर हुई है, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती छीनी है। तो 100% कैपिटल गेन इज exempt under section 1037। बोलो भाई, पक्की बात है? लेकिन और कोई केस है, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन का केस नहीं है, भले ही 2 साल पहले से यूज कर रहा हो, ट्रांसफर किया, कोई भी यूज कर रहा हो, तो ये टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। पक्की बात है ना? ये जरूर नोट कर लो कहीं पर। मैं कंडीशंस पढ़ता हूं, ढंग से सुनना।
अच्छा, एसएससी का मतलब मैंने नहीं लिखा है, इधर देखिए, या तो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। अगर कोई एसएससी जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, सुन लो पहले, अगर कोई एसएससी कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, किसी एग्रीकल्चरल लैंड को जो अर्बन है उसको ट्रांसफर करता है और वो एसेट कम से कम पिछले 2 साल से एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही थी, है अर्बन, और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है। ट्रांसफर कैसे होता है? कंपलसरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया। देखते ही गवर्नमेंट जबरदस्ती ले लेती है शहर की जमीनों को, अगर खेती हो रही है तो उस केस में उसको 100% माफ किया गया, उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। हम जो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम केवल इसी की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने साइड में बता दिया। चलिए, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं। इस सेक्शन में कोई दिक्कत? अब अगर हम आपसे पूछें सेक्शन 1037, तो आप लोग ये बताएंगे कि अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कम से कम 2 साल पहले से एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वो या उसके कोई पेरेंट्स द्वारा यूज़ किया जा रहा था और उसको कंपलसरी एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, तो कैपिटल एसेट होते हुए भी उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। याद रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1038, सेक्शन 1038, हमने आप लोग को अभी लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, राइट शेयर, बोनस शेयर, ओरिजिनल शेयर्स, 1 अप्रैल 81 के पहले का, 1 अप्रैल 81 के बाद का, सब करवाया था। पूरा एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर देखें कौन सा था, 6 या 7 था, 4th 5th या 6th या था, 6 था, देख लेंगे एक बार, था ना, क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। और उस क्वेश्चन के लास्ट में मैंने एक लाइन लिख दी थी, बाय एज्यूमिंग दैट द कंडीशंस अंडर सेक्शन 1038 आर नॉट फुलफिल्ड, ये मानते हुए हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। याद आया? देख लो, मैंने उस समय कहा था मैं सेक्शन 1038 बताऊंगा। उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था ये मानते हुए कि सेक्शन 1038 की कंडीशंस फुलफिल। जब भी हम सेक्शन 10 की बात करते हैं, इसका मतलब दिमाग में तुरंत बात दौड़ जानी चाहिए, एग्जामिशन की बात हो रही है, एग्जामिशन की बात हो रही है, यानी टैक्स तो लगेगा ही नहीं। और वहां हमने मान लिया था टैक्स लगेगा, इसलिए सारा कैलकुलेशन किया था। क्लियर है? सेक्शन 1038 बोलता है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, पक्की बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर अराइज हुआ होगा, ऐसा थोड़ी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, उल्टा नहीं ना होगा। अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर करेंगे तो ही तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर, किसी कैपिटल एसेट को ना, कितनी एसेट को? 3। इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, किसको ट्रांसफर करने पर? इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर। अगर कोई लॉन्ग, आप जाएं अपनी जगह जाएं, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है किसी इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफर करने पर, नहीं समझ में आई बात, फिर बोलो।
अगर आपको कोई कैपिटल गेन अराइज होता है किसी इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफर करने पर, और जब भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड आता है तो मैंने उसके साथ एक बात बार बार जोड़ी है, बिजनेस ट्रस्ट फंड को ट्रांसफर करने पर। कितनी चीजों को? और ऐसा ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2004 या उसके बाद हुआ है। मेरी बात ढंग से सुनना। आपने किसको ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर को। किसको ट्रांसफर किया? इक्विटी ओरिएंटेड फंड को। किसको ट्रांसफर किया? बिजनेस ट्रस्ट फंड को। 1 अक्टूबर 2004 या उसके बाद 1 अक्टूबर 2004, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 10 years बिफोर, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस दिन से लेकर अब तक। तो अगर तुम लोग के दिमाग से कभी ये पॉइंट स्किप भी कर जाए 1 अक्टूबर 2004, तो हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन इतना पुराना नहीं देने वाला। जब भी कोई टीचर आपको क्वेश्चन देगा तो 1 अक्टूबर 2004 के बाद का ही कोई क्वेश्चन देगा, पक्की बात है ना। तो हम लोग को ध्यान रखना है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट फंड। If all these three capital asset which are of long term capital in nature are transferred and any capital gain arises, but the transfer must be made on or after 1st October 2004 and transaction is chargeable under security transaction tax। और अगर ऐसे ट्रांजैक्शन पर, इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफर करने पर या फिर बिजनेस ट्रस्ट फंड को ट्रांसफर करने पर एसटीटी लगता है, तो हमें 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया, मैं बिल्कुल फिर से पढ़ता हूं और बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ता हूं। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होनी चाहिए? इक्विटी शेयर होनी चाहिए। इक्विटी शेयर किसी पार्टनरशिप फर्म का, किसका? पार्टनरशिप फर्म का इक्विटी शेयर होता है। बोलने से पहले सोचो तो, शेयर तो कल कंपनी का होता है ना। इक्विटी शेयर ऑफ एनी कंपनी और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और मतलब दिमाग बंद करके घर से निकलते हो। जो सर बोलेंगे इको करना है वहां से, जो बोलेंगे कोरस में गाना है। अरे जो बोल रहे सुनो भी तो, उसको ऑब्जर्व भी तो करो। 4 बार बोलने का पर्पस क्या है? एक बार में बोल करना खत्म कर दे। अगर आपके पास किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं, क्या? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट फंड, और आपने उनको ट्रांसफर किया है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, और ऐसे ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज होता है, और ऐसा ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2004 या उसके बाद हुआ है, तो आपको छूट मिलेगी सेक्शन 1038 में। किसमें? तो सेक्शन 1038 कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट फंड। बोलो ना। अगर आप इन एसेट को ट्रांसफर करते हैं 1 अक्टूबर 2004 ऑन और आफ्टर, यानी 1 अक्टूबर 2000 को या उसके बाद, और आपको कोई प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज होता हो ऐसे ट्रांजैक्शन पर, और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, वो 100% क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1038। इतना सा ही सेक्शन है। नहीं, कुछ दिक्कत हो तो बोलो, मैंने कुछ नया नहीं बोला, बस वही चीजें मैंने यहां लिख दी शॉर्टकट में। नहीं समझ में आई बात? इसके साथ ये लिखना तो बेकार था। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो बट ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा। अच्छा एक बात बताओ, एग्रीकल्चरल लैंड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अभी जो बताया था लॉन्ग टर्म, कौन सा? 2 साल पहले से यूज हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? क्यों भूल जा रहे हो तुम लोग इस चीज को भाई? अभी तो मैंने लिखवाया है, उसमें देखो ना, लॉन्ग टर्म ऑब्लिक शॉर्ट टर्म नहीं लिखवाया है, देखो पीछे। जब 2 साल की बात आ रही है एग्रीकल्चर, तो वहां लॉन्ग टर्म ही हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों कवर हो गया ना वहां तो। जबकि इस केस में केवल क्या कवर होगा? लॉन्ग टर्म।
अभी मजा आने वाला है, बोलो। इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि इन्वेस्टेबल फंड का कम से कम 65% हमने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो म्यूचुअल फंड स्कीम 1023D के अंदर आने वाले शेयर्स में, फंड में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मजे आने वाले हैं धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताओ, 12 मंथ के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग किन किन के बारे में मैंने बताया है? 12 मंथ्स के बारे में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मानने के लिए कुछ एसेट्स को मैंने बताया था ना, अलग से फिर पढ़ाया था। पहले तो मैंने शॉर्ट टर्म 2 बार ऐसे ही पढ़ा दिया कि 36 महीना होना चाहिए, लेकिन इन एसेट्स के केस में 12 महीना। कौन कौन सी एसेट्स हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज वर्ड था। अरे भाई बोलते क्यों नहीं तुम लोग? और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। बोलो, क्या इसमें बिजनेस ट्रस्ट फंड था? देख लो एक बार, पलट लो। मैंने जब आप लोगों को 12 मंथ्स वाली कंडीशन बताई थी, सुने, एनी सिक्योरिटी लिस्टेड, पहली चीज। दूसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और लास्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये 4 चीजें मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि ये चीजें 12 महीने के लिए एप्लीकेबल होती हैं। कहोगे सर ये आप अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन करने जाएंगे वो केवल मेनली इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कब किस पर कितने रेट से टैक्स लगेगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सारी चीज़ें एक तरफ इकट्ठे लिखते चले जा रहे हैं। एक और प्रोविजन मैंने बताया था तुम लोगों को, शेयर्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, याद आया होगा। फर्स्ट TTBR TTSR, याद आया? टू सेक्शन 48, याद आया? जिसमें मैंने कहा था अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडियन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स जिसमें उसने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा था, अगर उनको ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा इस तरीके से। किस तरीके से? कन्वर्टिंग द इंडियन करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग द कंडीशंस विच आर गिवन अंडर रूल 115A, 115A में जो रूल दिए हुए हैं। सेल कंसिडरेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेम फॉरेन करेंसी by applying the TTBR and TTSR, average of TTBR TTSR as on the date of the transfer. Cost of acquisition will be converted into the same foreign currency by applying the average rate of TTBR TTSR as on the date of acquisition. याद आया? फिर मैंने बताया था expenses will be converted into the same foreign currency by applying the average rate of TTBR TTSR as on the date of transfer. Capital gain again will be converted into the Indian currency by applying the TTBR as on the date of the transfer. यही तो बताया था। और मैंने कहा था इन लोगों को हम कभी इंडेक्सेशन नहीं देते, नो इंडेक्सेशन। ये भी किनारे हो गया, बोलो। अच्छा, अब ढंग से सुनना। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, याद आया? और मैंने इसमें तुम लोग को बताया था 15% का रेट। क्या बताया था?
और बताया था सेक्शन 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें मैंने कहा था ये याद कर लो, बोला था ना। अब थोड़ा इनको डिफाइन करने की जरूरत है आज, क्योंकि इसमें केवल ये नहीं है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। और ये है किसके लिए, जरा याद करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है, कौन से शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, बिजनेस ट्रस्ट फंड है, बोल लो साथ में। तीन चीजें मैंने बताई थी। अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर्स है, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या बिजनेस ट्रस्ट फंड है, याद आया, और उस पर एसटीटी लगता है, क्या लगता है, एसटीटी लगता है, 1 अक्टूबर 2004 के बाद ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए। सर अभी तो आपने ये यहां पर बताया, फिर आप यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, बिजनेस ट्रस्ट फंड हो, 1 अक्टूबर 2004 के बाद हुआ हो, या एसटीटी लगता हो तो वो 100% माफ होता है, फिर आप करें 15% लगता है। अरे इंसानों, ये लॉन्ग टर्म है, माफ है, ये शॉर्ट टर्म है। अगर इसी को ट्रांसफर करने पर शॉर्ट टर्म अराइज होगा तो 15%। दिमाग के दरवाजे खिड़कियां सब खुल रही हैं, खुल रही है ना। चलो, अगर मैं अब इसको बोलूं STCA, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर बिजनेस ट्रस्ट फंड, कब ट्रांजैक्शन हुआ हो, 1 अक्टूबर 2004 ऑन और आफ्टर, बोलो ना, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, प्लस एसटीटी लगता हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ हो, तो टैक्स रेट होगा 15%। दोनों में फर्क समझ में आया? सो सिंपल, पक्की बात है। हम चाहते इसको एक ही जगह लिख करके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बांट करके हम बता सकते थे, लेकिन तुम लोग फिर इन दोनों में बाइफर्केशन आगे नहीं कर पाते। तुम लोग को ये लगता कि सर इसके अलावा भी कुछ और होगी कंडीशन, या और चीजें होंगी, ये बस दैट इज कंप्लीट वन, दैट इज कंप्लीट वन, दिस सेक्शन इज ओवर, दिस सेक्शन इज ओवर, यानी दो सेक्शन एक ही चीज में कवर हो गए, केवल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फर्क होने के कारण। लॉन्ग टर्म 100% माफ है और शॉर्ट टर्म 15% का फ्लैट रेट लगेगा, बात खत्म, बस पूरा सेक्शन कवर हो गया दोनों। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना बोलोगे तो हमको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा। हम जान रहे ये पहाड़ है दुखों का जो बनता जा रहा है धीरे धीरे, अभी बहुत सेक्शंस बचे हुए हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, है ना टेंशन? मेन ये नहीं है कि पढ़ लेना, मेन ये है कि यहां पर चीजों को सेट करना। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है इन सब चीज़ों को प्रॉपर डिलीवरी करने में, कि बच्चा कहीं उलझ न जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। बड़ा सोचना पड़ता है कि किस सेक्शन के बाद किस चीज़ को क्या किया जाए। नहीं तो रटने के लिए कहो तो दे दें कि बेटा रट लेना, कल सुना देना हमको गाना। कौन सा गाना है? चंदा मामा, यो हनी सिंह कोई गाना था ना उसका। यारियां का ABCD का, देखो हमें याद, हम तेज आदमी हैं। और तुम लोग का दिमाग देखो कितनी जल्दी वहां चला गया। यही पूछे कि सेक्शन 47 में क्या बताया था, बताया भी था क्या? अब आते हैं हम लोग सबसे धांसू सेक्शन पे, सेक्शन 112। ये मेन सेक्शन है 112, ये फर्स्ट प्रोविजो है।
अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट हैं जो मैंने इसमें भी छोड़ दी, उसमें भी छोड़ दी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। फर्स्ट प्रोविज़ो टू सेक्शन 112, ये कहता है 20%, सेम यही चीज़ कहता है 10%। ओ हो सर जी, क्या बात है, थोड़ा आगे बढ़े। ये बोलता है विद इंडेक्सेशन। जब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो गेन कम आ जाता है, और जब गेन कम आता है तो उस पर 20% के रेट से हम आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब गेन बढ़ जाएगा तो हम आपसे कम टैक्स ले लें 10% के रेट से। कंसेप्ट समझ में आया? क्यों 20%, क्यों 10%? क्या सब पर 10% और 20% ना? ये मेन सेक्शन है, ये सब पर एप्लीकेबल होगा, नोट कर लो अभी पहले, और इसके बाद ये देखते हैं किन किन चीजों पर 10%, सब पर नहीं, किन किन चीजों पर 10% विदाउट इंडेक्सेशन। बिल्कुल सही है, तेज आदमी हो, नोट करो इसको, नोट करें, थोड़ा जल्दी करेंगे। बोलो भाई, यहां तो कोई दिक्कत? ये किस किस पर लगेगा? हम लोगों ने जब भी टैक्स रेट में चेंजेस देखे हैं तो केवल इनको इनको और इनको देखो ना, केवल शेयर्स और सिक्योरिटी को लेकर के ही सारा बवाल हुआ है। 1 2 3 4 जितने प्रोविजन पड़े, केवल जा करके कहां अटक रहा है? अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है जमीन को लेकर, तो क्या वो इधर जाएगा? नहीं, वो कहां चला जाएगा? सीधे नॉर्मल स्लैब रेट में चला जाएगा। नॉर्मल स्लैब रेट में नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्नीचर को मैंने ट्रांसफर करके कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज किया, क्या यहां आएगा? कोई स्पेसिफिक रेट है ही नहीं, इसका मतलब वो नॉर्मल स्लैब रेट में चला जाएगा। स्पेसिफिक रेट्स किसको लेकर के बने हुए हैं? सारा ताम झाम लेकर के, केवल शेयर, सिक्योरिटी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बिजनेस ट्रस्ट फंड को लेकर के, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर के, चाहे उनके टैक्स रेट्स को लेकर के। क्लियर हुआ? यहां ये चीज सेट हुई। यानी अब तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है, यहां प्रॉब्लम केवल किनको लेकर के आई? तो ये भी एक मेन सेक्शन है जो सबकी बात करता है। बिल्डिंग हो, जमीन हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, सब पर भी 20%। देखो ना, मेन सेक्शन। और इसका मेन सेक्शन क्या है? नॉर्मल स्लैब रेट में चले जाओ। ये स्पेसिफिक सेक्शन था पर्टिकुलर किसी शेयर्स और सिक्योरिटीज को लेकर। ये स्पेसिफिक आया होगा किसको लेकर? अब तुम लोग खुद बताओ। अरे शेयर्स और सिक्योरिटी को लेकर के, फिर से वही बात। अब बात समझ में आई? लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, अदर देन यूनिट्स, सुनो, और जीरो कूपन बॉन्ड, देखो ना, अदर देन इनको छोड़कर।
अब क्या पढ़ेंगे इसको कि अगर आपने किसी लिस्टेड सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र किया है, सुनो मेरी बात, लिस्टेड सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र किया है या जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो आप इंडेक्सेशन ले लेना, 20% का टैक्स निकाल लेना, इंडेक्सेशन मत ही लेना और 10% का टैक्स लगा देना। जहाँ फ़ायदा रहेगा वहाँ चले जाना। अब क्लियर हुआ? बोलो भाई, मैंने क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड है, आप 20% इंडेक्सेशन के साथ चले जाएं या 10% विदाउट इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लें, आपका जो रिजल्ट सबसे कम टैक्स देगा आप वहाँ चले जाएं, बाकी बात ख़त्म। लेकिन अगर ज़मीन की बात आती है तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्डिंग की बात आती है कुछ सोचना ही नहीं है, ज्वेलरी की बात आती है कुछ सोचना ही नहीं है, फर्नीचर की बात आती है कुछ सोचना ही नहीं है, कार की बात आती है कुछ सोचना ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी की बात आती है कुछ सोचना ही, बात खत्म हो गई। बोलो, सब पर 20% और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब पर फ्लैट रेट नहीं लगेगा, बल्कि सब पर नॉर्मल स्लैब रेट में चला जाएगा। प्रॉब्लम लेकर कहाँ पर आए? 12 मंथ्स का सबसे पहले दिमाग में सेट करेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर लिस्टेड, इक्विटी शेयर से लिस्टेड, सॉरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं और इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीना 1 दिन हो गया तो लॉन्ग टर्म। चलो किनारे हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर मेरे पास ये क्या क्या हो, कौन सी एसेट्स हो? कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म और क्या हो? शॉर्ट टर्म। कौन सी एसेट्स हैं? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर और बिजनेस ट्रस्ट फंड। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो फ्लैट है 15% के रेट से 1 अक्टूबर 2004 या उसके बाद, और एसटीटी लगता हो तो 15%। अगर लॉन्ग टर्म है तो माफ हो जाएगा 1038 में, बात खत्म हो गई। सोचना क्या है, एक ही चीज है दोनों, तो इसको तो दिमाग में हमेशा सेट रखेंगे। इक्विटी लिस्टेड सिक्योरिटीज की इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट फंड। तो जब भी माफी मिली है इक्विटी शेयर को लेकर के मिली है, जब भी माफी मिली है किसको लेकर मिली है? इक्विटी शेयर्स को लेकर। तो दिमाग में अगर इक्विटी शेयर सेट है तो आगे की दोनों चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। इसकी बात करते हैं, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इसी को देख करके तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लगता है, तो इसी को देख करके टैक्स रेट भी डिफाइन कर लो। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो इसी को देख करके लॉन्ग टर्म की बात कर लो। इसी को देख लो, सामने है, मैच करा दो, इसको इसके साथ मैच करा दो, इसको इसके साथ मैच करा दो, हो गया काम खत्म। बोलो भाई, बचा क्या? फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, उसमें तो इंडेक्सेशन लगता ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। और कौन कौन सी चीजें हैं? शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर, डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, डजन कवर यूनिट्स। याद आया? मैंने लिखवाया था नोट, डजन कवर यूनिट्स, यानी यूनिट्स होगा तो इंडेक्सेशन लगेगा, वो किस में जाएगा? सेकंड प्रोविजन में जाएगा। और यूनिट्स को ये कवर करता नहीं है, मजबूरी में वो यहां पर आएगा और इंडेक्सेशन देना ही पड़ेगा। देखो ना, सारी चीजें अपने आप साफ हैं, कोई झोलझाल नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बेटा अगर इतनी चीजें याद हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बाकी बच्चे रोते बिलखते रह जाएंगे और तुम लोग का सॉल्यूशन तुरंत हाथ में रहेगा। समझे मेरी बात? नोट कर लो इसको बढ़िया से। अभी इसमें एक एक पॉइंट मैंने दोनों में छोड़वा दिया है, याद रखना, और वो अभी इतना इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए नहीं है। क्लियर है सब? ज़्यादा पढ़ेंगे तो और कंफ्यूज्ड हो जाओगे। एक बार और रिवाइज करवा दे। सबसे पहले जाओगे 12 महीने की कंडीशन पे, 12 महीने के ऊपर कौन से होते हैं, 12 महीने से अधिक कौन होते हैं। 12 महीने से अधिक वाले में आओगे लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिफाइन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होगा, क्या होगा?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 112 और नॉर्मल सेक्शन कहता है 20% विद इंडेक्सेशन और फर्स्ट प्रोविजो बोलता है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर है? बोलो। ये तब लगेगा जब ये लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स को छोड़ दो तो, और जीरो कूपन बॉन्ड। पक्की बात है? कोई इंडेक्सेशन मत देना और इस पर 10% का टैक्स लगा देना, इंडेक्सेशन दे देना और 20% का टैक्स लगा देना, जो फायदे में हो वहां चले जाना। इनको छोड़ करके जो भी एसेट्स होंगे उन पर नॉर्मल 20% का टैक्स लगेगा। ये मैंने बताया था इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट फंड। लॉन्ग टर्म होगा तो 0, शॉर्ट टर्म होगा तो 15%। बस इतना ही मैंने बताया और कुछ भी नहीं बताया। कितने क्वेश्चन अब तक हुए थे? 14 या 15? 14। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पेन देना बाबू। हाँ लो, अच्छा रहेगा। इसमें मैंने नॉन रेसिडेंट के प्रोविजंस को थोड़ा स्किप किया है क्योंकि आप लोग फाइनल में तो हैं नहीं, और नॉन रेसिडेंट के प्रोविज़न अभी इतने आएंगे नहीं आपके एग्ज़ाम में, और ना के बराबर ही पूछे जाते हैं और नहीं ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो CA IPCC का केस हो, चाहे वो CMA इंटर का केस हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का केस हो। नॉर्मली आपसे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म की बात आएगी तो मैंने आपसे एक एक प्रोविज़न छुपा लिया है। ठीक है ना, नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है, उसको थोड़ा किनारे करेंगे। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अप्लाई होता है 10% के हिसाब से अनलिस्टेड शेयर्स पर, वो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मैंने आपको एडवांस मनी फॉरफिटेड सेक्शन 51 बताया था। क्या बताया था? हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्या बताया था सेक्शन 51 में? अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट हो जाए तो उसको हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, फेयर मार्केट वैल्यू से या WDV से। ये मैंने एक क्लास में पढ़ाकर छोड़ दिया था। अगले दिन मैंने फिर आपको लास्ट में जाते जाते इन पर 3 नोट्स लिखवाए थे। पहला ये जो मैंने अभी बोला, दूसरा मैंने लिखवाया था कि प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी फॉरफिटेड इज नॉट टू बी डिडक्टेड एट ऑल, वो कैपिटल रिसीट होता है, हेंस नो कैपिटल गेन। तीसरा मैंने लिखवाया था 1481 के पहले फॉरफिट करो या 1481 के बाद फॉरफिट करो, दोनों को डिडक्ट करते हैं, ये भी बताया था। उसके तीसरी क्लास में मैंने आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट बताया था। सोचो, एक ही चीज़ पढ़ाई 3 बार, और आज फिर मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल में। मैंने उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट ऐड किया था। अमेंडमेंट क्या ऐड किया था? जो इस साल से है कि अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड है, कब? 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना, इसीलिए इतना बार बार चला, नहीं तो हम कभी इतना लंबा इसको नहीं पढ़ाते थे, एक ही बार में 10-15 मिनट पढ़ाकर किनारे कर देते थे। हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा है, कंफ्यूजन दूर करना था।
अगर आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो बेटा उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करने की कोशिश ना करना, उसको सीधे सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में टैक्सेबल कर देना। बात झंझट खत्म, आज की आज बात यहीं गई। इसके बाद कभी इसको कैरी फॉरवर्ड करने की सोचेंगे नहीं। अब तक क्या होता था, 10 साल पहले का कौन हिसाब किताब मांग रहा है कौन बता रहा है हमने 10 साल पहले छीना था, 7 साल पहले छीना था, 20 साल पहले छीना था, फॉरफिट किया था। इसी साल टैक्स लगा दो, झंझट खत्म। लेकिन अब याद रखना, अगर आपने कोई पैसा 1 अप्रैल 2014 के पहले फॉरफिट किया है तो उसको वैसे ही लेस करोगे जैसा मैंने नॉर्मल प्रोविजन आपको बताया। लेकिन अगर आपने कोई फॉरफिट किया है 1 अप्रैल 2014 का, तो आज की बात आज ही खत्म कर दो, उसको सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। याद आया? Mr. X acquired a land. मिस्टर एक्स ने जमीन खरीदी थी। कितने में मालूम है? 2 लाख में 1187। He entered into an agreement to sell the land with Mr. Y. इसने एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर वाई के साथ और एडवांस मनी रिसीव किया है। और रिसीव्ड किया है क्या? एडवांस मनी 50,000। ऑन 1198 Mr. Y could not honor the agreement, therefore Mr. X forfeited. और ये एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय मिस्टर एक्स ऑन 30 जून 98 को छीन लिया उसने कि अब मैं वापस नहीं करूंगा, तुमने अपना एग्रीमेंट नहीं ऑनर किया। और 1/1/2015 को सेल कर दिया टू मिस्टर जेड को ऑन 1/1/2015 15 लाख रुपए में। अब आप हमें इसका जवाब दें। हमें मालूम है, आसानी से आप लोग बता ले जाएंगे। CII क्या होता है? 86 87 जरा बताओ। हाँ बोलो। अरे भाई CII बताओ। एट्टी 87 का दिया है 140, 97 98 का दिया है 331, 98 99 का दिया हुआ है 351। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, प्रीवियस ईयर 14-15 बोलो। असेसमेंट ईयर। एसएससी कौन है भाई? अच्छा, क्योंकि सामान तो वही बेच रहा है। पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं बता सकते ना? 1/1/87 से लेकर 31 दिसंबर 2014। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना? 15 लाख। माइनस कर दो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोलो कितना था? 2 लाख। और इसमें से माइनस कितना करोगे? 50,000। कितना था? 86 87 में 140 इंटू 1024। बताएं कितना आएगा? कितना आ रहा है? 142 यार है। 4,02,858। दिस इज योर आंसर।
अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आई होगी। हटा रहे, हटा सकते। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये भी रेफर करेंगे आप सेक्शन 51 को। मिस्टर ए एक्वायर्ड अ कैपिटल एसेट। मिस्टर ए है, उसने एक कैपिटल एसेट परचेज की है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,11,78। और उसने 10,000 फॉरफिट किया है, फॉरफिटेड ₹10,000 ऑन 1,180। एफएमवी दिया है ऑन 1/4/81 ₹2,50,000। अगेन फॉरफिटेड ₹25,000 on 1,195। sold on 1/1/2015 for ₹25 lakh। CII है 81, 82, 100, हाँ 94, 95 एंड 14, 15। 259। बताएं सॉल्यूशन क्या होगा। चले, एसएससी है मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर है 14-15, असेसमेंट ईयर है 15-16, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो ना 1,178 से लेकर के 31 दिसंबर 2014। कोई दिक्कत है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा है? माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने की एसेट थी? 1,78,000 में, तो 81 में एफएमवी कितनी है? टोटल फॉरफिट कितना किया इसने? 1/4/81 के पहले वाला देखेंगे, बाद वाला देखेंगे, दोनों देखेंगे? दोनों देखो, -10,000 और -25,000 डिवाइडेड बाई
100 क्योंकि 1,481 का बेस है, इंटू 1000, बोलो भाई, 22 लाख 1600 ऐसे आ रहा है। अच्छा 22 23 2,98,400। क्या दिक्कत थी इसमें, थोड़ा जल्दी करेंगे, हटा दे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, रेफर सेक्शन 51। ठीक, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए। मिस्टर एक्स एक्वायर्ड अ कैपिटल एसेट। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल एसेट की बात हो रही होगी। 1,00,000 रुपए में 1,178 को, रुपीज 1,00,000 ऑन 1178। एफएमवी है 1 अप्रैल 81 को। कितना है एफएमवी मालूम है? 2 लाख। अच्छा, मिस्टर एक्स ने फॉरफिट किया है 1185 को, फॉरफिट ऑन 1185 को कितना रुपए फॉरफिट किया है? 50,000। अच्छा, ऑन द सेट कैपिटल एसेट मिस्टर एक्स गिफ्ट द कैपिटल एसेट टू मिस्टर वाई। गिफ्ट इट किसको? कैपिटल एसेट को, फॉरफिटेड अमाउंट को नहीं, टू मिस्टर वाई ऑन 1195। तो गिफ्ट पैसा लेकर के दिया होगा, तुम लोग को बर्थडे पर जो गिफ्ट मिलता है वो पैसा देना पड़ता है उसका। अच्छा, फ्री में होता है। मिस्टर एक्स गिफ्ट द कैपिटल एसेट टू मिस्टर वाई ऑन 1195 व्हेन द मार्केट वैल्यू, एफएमवी उस दिन था 5 लाख। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। मिस्टर वाई ऑल्सो फॉरफिट। अब मिस्टर वाई की बात हो रही है, उसने भी जब्त कर लिया, वो क्यों पीछे रहेगा? 40,000 ऑन द सेड एसेट्स 1197 को। मिस्टर वाई सेल द एसेट्स, हम केवल समरी बना रहे हैं क्वेश्चन की, ध्यान देंगे इधर। 11,2015 को कितने रुपए में मालूम है? 18 लाख में। CII की बात करते हैं, 81 82 मालूम ही है, 100 84 85 94 95 96 97 एंड 2014 15। चलो भाई, 84 85 का है 125, 94 95 का है 259,
96 97 का है 305। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। चलें। अच्छा, मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? क्यों नहीं? एक्स के हाथ में क्यों नहीं लगेगा? गिफ्ट दिया है तो माफ हो जाएगा। हाँ हाँ, माफ हो जाता है। गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 47 में माफ होता है। पक्की बात है ना? तो उस पर इस मिस्टर एक्स के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। किसके हाथ में लगेगा? मिस्टर जेड के हाथ में। अच्छा अच्छा, वाई के हाथ में। ठीक है ना? चलो, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ वाई की। अब तो हमें अच्छा जवाब दो। 78 से या 81 से? यहाँ जब से उसको एसेट मिली है 95 से। मैंने तुम लोग को 5 कंडीशन में बताया था कि प्रीवियस ओनर की भी पीरियड ऑफ होल्डिंग जोड़ ली जाती है। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ शुरू से लो, गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट शुरू से लो, प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग 242A में बताया था मैंने। ये तीसरा, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग फोर्थ, फिफ्थ एमलगमेशन। तो 1178 से लेकर के 31 दिसंबर 2014 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 18 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने हैं? 1 लाख। अच्छा, ये ले लोगे? हाँ, 2 लाख। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर को कंसीडर किया जाता है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को, और 2,01,481 की वैल्यू है तो वही ले लेंगे। फॉरफिटेड अमाउंट कितना माइनस करोगे? 50,000 और 40 90,000। अच्छा अच्छा, प्रीवियस ओनर का नहीं लेते हो ना? बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई 100 इंटू। अच्छा सर, आपने हमको मंजुला विशा का केस बताया था कि यहाँ से कंसिडर करते। मैंने कहा था कि तुम लोग शुरू से ही कंसिडर करना। बताओ कितना आ जाएगा, हमें अमाउंट बताएं। कितना? 16,38,400। 1,61,000। नोट करोगे या नहीं? समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत वहीं थी 4 में ना। हमें लगता है आज की क्लास बस इतनी, कल कर लेना चाहे जितनी। थैंक यू बच्चों।